दोस्तों नमस्कार, राम राम, वंदे मातरम। कैसे हैं सभी आप? आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे। तो प्यारे मित्रों, आज हम अपना एक हिंदी का बढ़िया सा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है समास। इस समास को हम अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से करेंगे। आप समास को जिंदगी भर भी नहीं भूल पाओगे। समास के 6 भेद होते हैं और 6 के 6 हम आसान तरीके से करने जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे एक बटन दिया गया है, उस पर अपनी उंगली पटक के मारिए और मेरे चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, करते हैं प्रारंभ समास। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? समास। अब देखिए, आपने 2 शब्द सुने होंगे, एक तो सुना है समास और एक सुना है आपने क्या? संधि। क्या सुना है? संधि। तो सबसे पहले इनमें थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। देखिए, समास में क्या होता है? समास में 2 शब्दों का मेल होता है। समास में क्या होता है? 2 शब्दों का मेल होता है। समास में होते हैं 2 शब्द, आई बात समझ में। और संधि में क्या होते हैं? 2 वर्ण होते हैं। संधि में क्या होते हैं? 2 वर्ण होते हैं। संधि में 2 वर्ण होते हैं और समास में 2 शब्द होते हैं। अब चलिए देखते हैं समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ जान लेते हैं। देखिए, समास का अर्थ लिखिए। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है प्यारे बच्चों? संक्षिप्तीकरण। लिखिए, संक्षिप्तीकरण क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। इसके अलावा हम इसको क्या कह सकते हैं? घटाना। क्या कह सकते हैं? घटाना। ये समझने के लिए है, घटाना। और कह सकते हैं कम करना। क्या कह सकते हैं? कम करना। और क्या कह सकते हैं? संक्षिप्त कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संक्षिप्त कह सकते हैं। यानी कि कोई भी वाक्य है जो क्या लिखा है, बड़ा करके लिखा गया है, उसको क्या करना है? छोटा करना है। कोई भी शब्द है उसको बड़ा करके लिखा गया है, उसको क्या करना है? हमें छोटा करना है। उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। देखिए, मानो कि आपने लिखा है राजा का पुत्र। क्या लिखा है? राजा का पुत्र। राजा का पुत्र या राजा और रानी। राजा और रानी। अब ऐसे शब्द लिखे हैं। अब इनका छोटा रूप क्या होगा? अब इनका छोटा रूप हम कह सकते हैं राजपुत्र। क्या कहेंगे? राजपुत्र। इसका राजा रानी। राजा रानी। अब देखिए, जो अनावश्यक शब्द है वो हट गए बीच में से और मेन शब्द है वो रह गया है। इसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी कि शब्दों को छोटा करना। चलिए, अब सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद आगे प्रत्येक समास को अच्छे तरीके से कहानी के माध्यम से समझेंगे। चलिए लिखिए, सबसे पहले परिभाषा। क्या लिखेंगे? परिभाषा। लिखिए परिभाषा। चलिए, दो या दो से अधिक, 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सार्थक, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों का परस्पर, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों का परस्पर संबंध ही क्या कहलाता है? संबंध को ही समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब देखिए भाई, 2 या 2 से अधिक शब्द होंगे, सार्थक शब्द होंगे। सार्थक का मतलब होता है उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलेगा। ऐसा नहीं कि वो शब्द ले लिए जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा तो समास नहीं होगा। इसी प्रकार संधि भी 60% शब्दों की होती है, 100% शब्दों की संधि नहीं होती। चलिए, अब 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों का परस्पर संबंध क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अब देखिए, समास में एक होता है उत्तर पद, एक होता है पूर्व पद। ये क्या होता है सर? देख लीजिए, एक होता है उत्तर पद, एक होता है पूर्व पद। एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। कौन सा पद? उत्तर पद। अब देखिए, समास में 2 शब्द होंगे। मैंने आपको बताया कितने शब्द होंगे? 2 शब्द होंगे। एक पहले वाला पद क्या कहलाएगा? पूर्व पद, और अंत वाला पद क्या कहलाएगा? उत्तर पद। अब देखिए,
अब समास के जितने भेद है उसके अनुसार किसी समास का पूर्व पद प्रधान है, किसी का दूसरा पद प्रधान है। अब ये उत्तर पद को कहते हैं दूसरा पद और पूर्व पद को कहते हैं पहला पद। किसी समास में पहला पद प्रधान होता है तो किसी समास में दूसरा पद प्रधान होता है। चलिए अब इसको समझने के लिए लिख लो आप एक बार, पहला पद। पूर्व पद को क्या कहते हैं? पहला पद। और उत्तर पद को क्या कहते हैं? दूसरा पद। दूसरा पद। यहां तक आई बात समझ में? अब कई विद्वान कहते हैं कि 4 समास होते हैं, कई विद्वान कहते हैं कि 6 समास होते हैं, क्योंकि तत्पुरुष से कहते हैं कि 2 समास निकले हैं, क्रमधारय और द्विगु। परंतु हम 6 समास करेंगे, अलग अलग करेंगे। कितने समास करेंगे? 6 समास करेंगे, पूरे 6 समास करेंगे। कोई कहता है समास 7 होते हैं, उसकी गर्दन मरोड़ देनी, क्योंकि समास होते कितने हैं? 6 ही होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। चलिए अब समास को पहले कहानी के माध्यम से याद कर लेते हैं, उसके बाद इनके भेदों की चर्चा करेंगे। देखिए एक कहानी सुना रहा हूं छोटी सी, उसके माध्यम से हम समास के 6 भेद याद करेंगे। आपको भी अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, ध्यान लगाकर सुनिएगा जरा। चलो करते हैं प्रारंभ। एक होता है पुरुष। क्या होता है? पुरुष। पुरुष यानी कि आदमी। आदमी होता है, आदमी के मन में क्या जागते हैं? भाव जागते हैं। क्या जागते हैं? भाव जागते हैं। विभिन्न प्रकार के भाव आते रहते हैं मनुष्य के मन में, सहज सी बात है, आते ही हैं भाव, तो भाव आते रहते हैं। भाव किस प्रकार के आते हैं? जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, जब पुरुष बड़ा हो जाता है तो उसके मन में भाव आते हैं। भाव किस चीज के लिए आते हैं? काम करने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि अगर मैं काम करूंगा तो मेरी प्रतिष्ठा फैलेगी, मेरी इज्जत होगी, इसलिए वो क्या करना चाहता है? काम करना चाहता है, अर्थात कार्य करना चाहता है। अब जो कार्य करेगा तो क्या है? कोई ना कोई टांग खींचने वाला उसको मिल जाएगा। अर्थात जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसकी टांग खींचने के लिए कोई ना कोई मिल जाते हैं। अर्थात उसके साथ क्या होता है? दोगला व्यवहार होता है। कहानी को ध्यान से सुनिए, उसके बाद में हम इसके भेदों की चर्चा कर लेंगे। कहानी याद होगी तो आपके भेद याद हो जाएंगे चुटकियों में। चलिए चलते हैं। क्या होता है उसके साथ? दोगलापन होता है। क्या होता है? दोगलापन होता है। दोगलापन होता है तो वो थका हारा घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद क्या उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है, तो वो क्या करता है? द्वंद्व करता है। क्या करता है? द्वंद्व करता है, लड़ाई झगड़ा करता है। क्या करता है? लड़ाई झगड़ा करता है, द्वंद्व करता है। किसके साथ करता है? घर पे कौन होता है? बहुएं होती है, बेटियां होती है, उनके साथ क्या करता है? झगड़ा करता है। झगड़ा किससे करता है? बहू बेटियों से झगड़ा करता है। तो ये छोटी सी कहानी थी। अब आपको समास अच्छी तरह याद हो गए होंगे, नहीं हुए तो देखिए। सबसे पहले किसके मन में भाव आए? पुरुष के। पुरुष से क्या हुआ? तत्पुरुष समास। पुरुष से तत्पुरुष समास। क्या आए? भाव आए। तो भाव से अव्ययी भाव समास। भाव से अव्ययी भाव समास। उसके बाद किसकी इच्छा हुई? कार्य करने की इच्छा हुई, काम करने की इच्छा हुई, तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय। कर्मधारय, कर्म करने की इच्छा हुई, काम करने की इच्छा हुई, एक ही बात है। कर्म करने की इच्छा हुई यानी कि कर्मधारय। तो जैसे ही काम करेगा तो क्या लोग टांग खींचेंगे, टांग खींचेंगे, अर्थात उसके साथ दोगलापन होगा। दोगलापन से द से याद रखेंगे क्या? द्विगु समास। दोगलापन द से क्या याद रखेंगे? द्विगु समास। और जैसे उसके साथ दोगलापन होगा तो घर पे आएगा। घर पे आने के बाद क्या करेगा? द्वंद्व करेगा, तो द्वंद्व से द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। और बाद में क्या होगा? लड़ाई करेगा। किससे करेगा? बहु बेटियों से करेगा। बहुओं से करेगा तो बहुओं से बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। तो ये 6 भेद थे, अपने 6 के 6 आप अच्छी तरह याद कर लेना इनको। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो ये छोटी सी स्टोरी एक बार फिर सुन लेना। चलिए अब हम चलते हैं अपने समास की ओर। सबसे पहले हम कौन सा भाग करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे द्वंद्व समास। कौन सा समास करेंगे? द्वंद्व समास। चलिए सबसे सरल है, देख लेते हैं कौन सा समास? द्वंद्व समास। लिखिए द्वंद्व समास। अब सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? परिभाषा। लिखिए भाई परिभाषा। क्यों? क्योंकि परिभाषा याद करेंगे। परिभाषा याद करने के बाद क्या होगा? परिभाषा याद करने के बाद में हम इसके उदाहरण को समझेंगे। जिस समास के दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जिस समास के दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं, वह द्वंद्व समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। अब देखिए द्वंद्व समास में क्या होगा? द्वंद्व समास कहलाता है, लिख लीजिए भी आराम से, बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाने आपको। कहलाता है
चलिए अब देखिए द्वंद्व समास में क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम होगा। क्या होगा, संज्ञा या सर्वनाम होगा। संज्ञा सर्वनाम हमने पहले अच्छी तरीके से कर लिए हैं। अब देखिए इसको समझिए भाई, इसीलिए पहले संज्ञा और सर्वनाम करवाए गए थे, क्योंकि ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए देखिए इसके उदाहरण देखिए। देखो क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम क्या होंगे, संज्ञा और सर्वनाम। इस बात को लिख लें, द्वंद्व समास में क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम। एक ट्रिक लिखिए छोटी सी, क्या लिखिए, ट्रिक। क्या लिखेंगे, ट्रिक। चलिए लिखिए ट्रिक। द्वंद्व समास में, किस समास में, द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में अधिकतम, अधिकतम शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ध्यान रखना। अधिकतम का मतलब है 99.99% शब्द। द्वंद्व समास में अधिकतम, अधिकतम योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। अधिकतम होता है, सभी में नहीं होता। योजक चिन्ह ये वाला होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब देखिए कई शब्द ऐसे हैं जिनमें योजक चिन्ह का प्रयोग तो होता है, परंतु वहां पर द्वंद्व समास नहीं होता। अब देखते हैं सर कैसे, चलिए देखिए आगे देखते हैं। ट्रिक के माध्यम से सारे समस्याओं को हम अच्छी तरीके से जानेंगे और समझेंगे। देखो यहां तक लिख लिया। अब देखिए, चलिए अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। लिखिए, क्या लिखेंगे, उदाहरण। जैसे दाल रोटी, दाल रोटी, माता पिता, दाल रोटी माता पिता, दादा दादी, राम श्याम। अब देखिए इनमें कौन कौन से शब्द आएंगे। अब देखिए नीचे लिख लीजिए, इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे। इसमें शब्द आएंगे और, कौन कौन से शब्द आते हैं इसमें, कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है द्वंद्व समास में, और, या, अथवा, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये लिख लेना, और, या, अथवा। देखिए अब ये पद है, ये क्या कहलाता है, जैसे जिस प्रकार हम संधि करते हैं, संधि का क्या करते हैं, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद। इसी प्रकार समास का क्या करेंगे, समास विग्रह, समास विग्रह, संधि विच्छेद, समास विग्रह। अब ये पद इकट्ठा दिया गया, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे समस्त पद। क्या कहेंगे, समस्त पद। और इसका विग्रह करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या कहेंगे, समास विग्रह। जैसे मैं कहूं दाल रोटी का समास विग्रह कीजिए, दाल रोटी क्या समस्त पद है, दाल रोटी का समास विग्रह कीजिए। तो दाल रोटी का समास विग्रह क्या होगा, दाल रोटी का समास विग्रह हो जाएगा दाल, दाल और रोटी, दाल और रोटी। आई बात समझ में। इसी तरह माता पिता का क्या हो जाएगा, माता और पिता, माता और पिता। इसी तरह दादा दादी का क्या, दादा और दादी, राम और श्याम, राम। ये योजक चिन्ह क्या हो जाएगा, ये लोप हो जाएगा। इसमें लिख लेना भी योजक चिन्ह का क्या होता है, लोप होता है। और इधर समास विग्रह दिया है तो और का लोप हो जाता है। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये योजक चिन्ह का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, राम और श्याम, राम और श्याम। बस इतना सा है हमारा द्वंद्व समास। इतना आपने कंप्लीट कर लिया तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं 2-3 शब्द दे रहा हूं, आपको कमेंट में बताना है कि इसमें क्या होगा, अर्थात समास विग्रह क्या होगा, द्वंद्व समास का समास विग्रह क्या होगा। चलिए लिखिए, 1-2 का मैं बता देता हूं, क्योंकि परीक्षा में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन पूछने वाला उलझाता है ताकि बच्चा कहां उलझे, ताकि उसको समझ में ना आए कि इसमें कौन सा समास है, परंतु हम ऐसा कुछ छोड़ेंगे ही नहीं पीछे कि आपके समझ में ना आए। तो चलिए देखते हैं। एक नाम है लाभालाभ, लाभालाभ। इसमें क्या होगा, एक है धर्माधर्म, धर्माधर्म। एक पापा पापा, यानी कि पापा पाप,
पापा पाप। अब देखो ऐसे शब्द आते हैं। अब वहां पर देखने पर पहली बार ऐसे लगता है कि यार ये पता नहीं पापा पापा क्या पापा आ गए, पापा पापा हो गए निराई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब देखिए लाभालाभ का क्या हो जाएगा, लाभालाभ का हो जाएगा लाभ और अलाभ, लाभ या अलाभ या अलाभ। आई बात समझ में। धर्म मा धर्म, धर्म या अधर्म, धर्म या अधर्म, धर्म या अधर्म। क्योंकि इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या करेंगे, देखो धर्म प्लस अधर्म, धर्म प्लस अधर्म, ये अ इधर आके जुड़ गया तो क्या बन गया, धर्माधर्म। अ प्लस अ मिलकर क्या बनता है, आ बनता है, तो क्या बन गया, धर्म प्लस अधर्म, धर्माधर्म। अब ये पापा पापा का आपको बताना है। ठीक है, पापा पापा है जो, इसको आप बताएंगे कमेंट में। अपने चलेंगे 2 नंबर समास की ओर। 2 नंबर करेंगे प्यारे साथियों हम द्विगु समास। कौन सा करेंगे, द्विगु समास। नंबर 2 पर कौन सा समास करेंगे, द्विगु, द्विगु समास। चलिए कुछ नहीं, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं समास की, लिख लीजिए। द्विगु समास में कुछ नहीं है, एकदम आसान तरीके से चुटकियों में कर देंगे। चलिए देखिए द्विगु समास, जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, क्या हो, संख्यावाची। संख्यावाची मतलब संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 ऐसे, इसको तो आप समझ जाओगे। संख्यावाची हो, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे क्या कहते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं। अब देखिए पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा। अब देखिए संख्या की क्या होगी, प्रधानता होगी। इसमें क्या होगी, संख्या की प्रधानता होगी। चलिए लिख ही लेते हैं, संख्या की क्या होगी, प्रधानता होगी। क्या होगी, प्रधानता होगी। ट्रिक लिखकर लिख लीजिए। चलिए लिखिए ट्रिक, ट्रिक द्विगु समास में किसकी प्रधानता होगी, द्विगु, द्विगु समास, द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होगी। क्या होगी, प्रधानता, प्रधानता होगी। द्विगु समास में किसकी प्रधानता होगी, परंतु प्रधान दूसरा पद होगा, ध्यान रखना। पहला पद, पहला पद या इसे क्या कहते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया पूर्व पद, ये दोनों क्या होंगे, संख्यावाची। क्या होंगे, संख्यावाची या संख्यावाचक। और दूसरा पद क्या होगा अपना, दूसरा पद होगा प्रधान। दूसरा पद क्या होगा, प्रधान होगा। पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान। चलिए अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, साथ साथ में बढ़िया बढ़िया उदाहरण लिखना। पहला पद क्या होगा, संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान। पहला शब्द है वो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका क्या होगा। चलिए और बाकी सबका बताऊंगा मैं। दुपट्टा। अब देखिए इसमें 2-4 शब्द देखने को मिलेंगे, वो देख लेते हैं बाद में। दुपट्टा, अब जैसे लिखा मैंने चौराहा, क्या लिखा, चौराहा। पंचवटी, क्या लिखा मैंने, पंचवटी। दोपहर, क्या लिखा मैंने, दोपहर। फिर लिखा मैंने तिरंगा, क्या लिखा, तिरंगा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, 1-2 शब्द और लिख लेते हैं। तिरंगा, तिरंगा के बाद नवरात्र, क्या, नवरात्र। उसके बाद त्रिभुवन, त्रिभुवन। अब देखिए ये शब्द हैं। अब पहले का आपको बताना है, दूसरा तीसरा चौथा मैं बता देता हूँ। दुपट्टा आपको बताना है, इसका क्या होगा। देखो इसमें 1-2 शब्द आएंगे, जैसे समूह। क्या शब्द आएंगे लास्ट में विग्रह करते वक्त, समूह या फिर समाहार। क्या आएगा, समाहार। अब देखिए ये 2 शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसे चौराहा, तो चौराहा से 4 राहों का समूह है, 4
राहों का, 4 राहों का समूह है। आई बात समझ में? अब देखो पंचवटी, 5 वटों का समाहार। क्या? 5 वटों का समाहार, 5 वटों का समाहार। साथ साथ में लिखते जाइए, बढ़िया बढ़िया। आगे देखिए दोपहर, दोपहर का आप कमेंट में बताएंगे। जैसे तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, 3 रंगों का समाहार, 3 रंगों का समूह या समाहार, 3 रंगों का समूह। अब देखिए नवरात्र, त्रिभुवन, ये सारे के सारे क्या हैं? द्विगु समास के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? द्विगु समास के उदाहरण है, क्योंकि प्रथम पद क्या है? संख्यावाची है। 4, 5, 2, 3, 9, 3। अब ये सारे के सारे क्या हैं? अपने संख्यावाची शब्द हैं, इसलिए कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। चलिए आगे करेंगे हम कर्मधारय समास। कौन सा समास अपना? कर्मधारय समास। लिखना भी साफ साफ। नंबर 3 पर करेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय, कौन सा? कर्मधारय समास। अब देखिए कर्मधारय में कुछ नहीं है, देखो सिर्फ नॉर्मल क्या बताएगा? विशेषण होगा और विशेषता बताएगा। किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा। जिस समास में क्या हो, विशेषण हो, वो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। अब देखिए जिस समास में पूर्व पद यानी कि पहला पद, पूर्व पद क्या हो? पूर्व पद विशेषण हो। क्या हो? विशेषण। और उत्तर पद क्या हो? और उत्तर पद यानी कि दूसरा पद क्या हो? विशेष्य हो। क्या हो? विशेष्य। विशेष्य संज्ञा सर्वनाम हमने अच्छी तरह कर लिए हैं। विशेषण में मैंने आपको बताया है कि विशेष्य किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम को क्या कहते हैं? विशेष्य। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। चलिए क्या है कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद क्या हो? विशेष्य हो, वो क्या कहलाएगा? वह कर्मधारय समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। कर्मधारय समास कहलाता है। अब आपने लिख लिया, बढ़िया बढ़िया। अब चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे? 2-3 शब्द आएंगे इसमें। जिस प्रकार उसमें आया था समाहार, समूह, उसी प्रकार इसमें भी 2-3 शब्द आते हैं। जैसे है जो, के समान, अर्थात समास विग्रह करेंगे तब ये शब्द लगाने पड़ेंगे हमें। के समान, रूपी। अब देखिए विशेषण विशेष्य के साथ इसमें उपमेय और उपमान का भी संबंध होता है। उपमेय और उपमान का भी क्या होता है? संबंध होता है। अर्थात कोई छोटी चीज है उसकी तुलना बड़ी चीज से की जाती है। कोई छोटी चीज है, छोटा पदार्थ है, छोटी वस्तु है, छोटी कोई भी संज्ञा है, उसकी तुलना बड़ी चीज से की जाती है। जो एकदम परफेक्ट है अर्थात फेमस है, उससे क्या की जाती है? तुलना की जाती है। जैसे अब समझेंगे कैसे की जाती है। उदाहरण लिखिए, जैसे मृगनयनी। कौन सी नैनी? मृगनयनी। अब देखिए मृगनयनी किसे कहते हैं? मृगनयनी अर्थात मृग किसे कहते हैं? हिरण को। नयनी यानी कि आंख, हिरण के समान आंखों वाली, मृग के समान आंखों वाली। आई बात समझ में? मृग के समान आंखों वाली, मृग के समान आंखों वाली। जिसकी आंखें कैसी है? जैसे हिरण की आंखें होती है वैसे किसी की आंखें हैं तो उसे क्या कहते हैं? मृगनयनी। अब जैसे नीलकमल। क्या? नीलकमल। अब देखिए इसका समास विग्रह क्या होगा? नीला है जो कमल। नीला है जो कमल। नीला है जो कमल। अब देखिए एक और देख लीजिए, चंद्रमुख। कैसा मुख? चंद्रमुख। कल्पना करता है कभी यहाँ पर? चंद्र के अर्थात चंद्रमा के समान मुँह वाली, मुख वाली। चंद्रमा के समान मुख वाली, समान
मुख वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली, उसे क्या कहते हैं? चंद्रमुखी। चंद्रमुखी आएगा यहाँ पर, चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्रमुखी, मृगनयनी, नीलकमल, ऐसे और भी उदाहरण है। वीडियो लंबा हो जाएगा, बस आप इतना समझ लीजिए। कर्मधारय समास है जो अपना इतना सा कंप्लीट हो गया है। चलिए नंबर 4 की ओर। जैसे जैसे लिखते जाएं वैसे वैसे आप भी लिखते जाएं, बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाते जाएं, साथ साथ में समझते जाएं। अब जैसे मैंने आपको बताया है ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम करेंगे अव्ययी भाव समास। नंबर 4 कौन सा करेंगे? अव्ययी भाव समास करेंगे, जो सबसे सरल समास है। कुछ नहीं है इसमें, देखिए लिखिए अव्ययी, क्योंकि अभी हमने नए नए अव्यय किए हैं। पीछे वाला वीडियो कौन सा है? अव्यय का है। अव्ययी भाव समास। मनुष्य के मन में क्या आते हैं? भाव आते हैं, इसलिए तत्पुरुष के बाद कौन सा आ जाएगा? अपना अव्ययी भाव समास। चलिए अब कर लेते हैं अव्ययी भाव समास। लिखिए जिस समास का पहला पद क्या हो? जिस समास का पहला पद अव्यय हो। क्या हो? अव्यय, जिसे खर्च नहीं किया जा सकता। ऐसा समास जिसका पहला पद अव्यय हो, वो क्या कहलाता है? वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास कहलाता है। समास कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। यहां तक लिख लिया। अब देखिए इसका पहला पद प्रधान होता है। लिख लीजिए इस समास का अर्थात अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। का पहला पद प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है। अब देखिए इसके साथ एक लाइन और लिख लीजिए, उपसर्ग वाला समास। उपसर्ग वाला समास कौन सा है? उपसर्ग वाला समास अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कुछ शब्द आते हैं, वो देख लेते हैं। समास विग्रह करेंगे उस समय कौन कौन से शब्द आएंगे, अर्थात शुरू में कौन कौन से शब्द अपने को देखने को मिलेंगे। देखिए लिखिए शब्द। इस समास में क्या क्या शब्द आते हैं? भर, अनु, प्र, प्रति, आ, ऐसे शब्द हमें देखने को मिलेंगे। इसके साथ एक और लिख लो, यथा। क्या लिखेंगे? यथा। ऐसे शब्द हमें देखने को मिलेंगे। अब देखिए, अब उदाहरण देखिए। भर से भर पेट, भर पेट। प्रति दिन, प्रति दिन। आ जानू बाहु। अब देखिए ये वो जानू नहीं है। इस जानू का अर्थ क्या है? घुटना होता है। क्या होता है? घुटना। चलिए भर पेट, भर पेट का मतलब पेट भरकर। कैसे खाना खाया? पेट भरकर। प्रतिदिन, प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक दिन। कैसा दिन? प्रत्येक दिन। आजानुभाव, आजानुभाव। आजानुभाव का मतलब क्या है? जिसकी भुजाएं कहाँ तक लंबी हो? घुटनों तक लंबी हो। लिखेंगे जानू तक भुजाओं वाला, जानू तक भुजाओं वाला, जानू तक भुजाओं वाला, वो होता है आजानुभाव। इसी तरह और भी उदाहरण हैं। आजन्म, आकंठ। आजन्म यानी कि जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। अब देखिए यहाँ तक आपको अव्ययी भाव समझ में आ गया होगा। यही तो अपना अव्ययी भाव समास है। बस इतना सा तो है, इसमें ज़्यादा कुछ उलझने की आवश्यकता आपको है नहीं।
चलिए आगे चलते हैं अपना नंबर 5 की ओर। नंबर 5 कौन सा है? नंबर 5 है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। लिखिए नंबर 5 कौन सा? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। चलिए, जिस समास के दोनों पदों के माध्यम से, जिस समास के दोनों पदों के माध्यम से, दोनों पदों के माध्यम से कोई विशेष अर्थ निकलता हो, दोनों पदों को मिलाकर के कोई विशेष अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब देखिए एक लाइन और लिख लीजिए इसके साथ। कहते हैं, क्या लिखेंगे आप? लिखिए इस समास में, क्या लिखेंगे? इस समास में लिखिए, नोट लगा के लिख लीजिए, इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता भाई, कोई पद प्रधान नहीं होता। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। कोई का मतलब कौन सा है? लिख लीजिए, कोई का मतलब है पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान नहीं होगी, क्योंकि समास में कितने पद होते हैं? 2 ही पद होते हैं ना, तो यहाँ पहला प्रधान होगा ना दूसरा पद प्रधान होगा। अब देखिए इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, अर्थात इसके आगे लिख लेना, यहाँ ये और साइड लिख लेना या कहीं ऊपर नीचे लिख लेना, अर्थात तीसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। आई बात समझ में यहाँ तक? अब देखिए तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। अब 2 शब्द होंगे, अर्थात 2 पद दिए होंगे, उसमें से ना तो पहला पद प्रधान होगा ना दूसरा पद प्रधान होगा, दोनों को मिलाकर के कोई तीसरा अर्थ निकलेगा और वो क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा। प्रधान यानी कि मुख्य हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर? देखिए, आराम से देखिए, आराम से लिखिए साथ साथ में। चलो जी देखिए, उदाहरण क्या लिखेंगे? उदाहरण जैसे गंगाधर, गंगाधर, उसके बाद चतुरानन, दशानन, लंबोदर। आई बात समझ में? अब ये ऐसे उदाहरण आएंगे, ठीक है? गंगाधर, चतुरानन, दशानन, लंबोदर, पंचानन, पंचानन भी लिख सकते हैं यहाँ पर आप, पंचानन। अब सर ये है क्या? अब देखिए, गंगा नदी है, धर अलग है, अर्थात गंगा अलग अर्थ निकलेगा, धर का अलग अर्थ निकलेगा, परंतु इन दोनों को मिलाकर के एक अर्थ निकलेगा, ये गंगाधर नहीं रहेगा। गंगाधर मतलब गंगा को धारण करने वाला, गंगा को धारण करने वाला, गंगा को धारण करने वाला, गंगा को धारण करने वाला। गंगा को धारण करने वाला कौन हो जाएगा? शिव। शिव जी ने जटाओं में गंगा धारण कर रखी है ना, इसलिए इनकी तीसरा अर्थ निकला कि नहीं निकला? निकला।
चतुरानन, आनन का अर्थ होता है मुख, मुंह। चतुरानन, चतुरानन का मतलब है चार, चार आनन हैं जिसके, आनन हैं जिसके, वह कौन है भी? चार आनन हैं जिसके, वह कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा के कितने आनन हैं? ब्रह्मा के चार आनन हैं। दशानन, 10 आनन है जिसके, वह अर्थात रावण। यानी कि ऐसे शब्द आते ही हमें पता चल जाएगा कोई देवी देवता है, कोई महान व्यक्ति है, कोई महात्मा है ना। लंबोदर, लंबोदर यानी कि लंबा उदर है जिसका, वह लंबा, लिख लीजिए, लंबा उदर, उदर है जिसका, वह लंबा उदर है जिसका, वह। अब लंबा उदर किसका है? उदर का मतलब होता है पेट। पेट किसका लंबा है? गणेश जी का पेट लंबा है, इसलिए अर्थात ना तो लंबा यहाँ प्रमुख रहा, ना पेट प्रमुख रहा, कोई तीसरा अर्थ निकल गया, क्या? गणेश। इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। चलिए, पंचानन, 5 आनन हैं जिसके, वह 5 मुख किसके हैं? हनुमान जी के 5 मुख है, इसलिए पंचानन यानी कि 5 मुख हैं जिसके, वह। चलिए, ये था अपना छोटा सा बहुब्रीहि समास। समास में कुछ नहीं है, बस समझते जाओ आप। चलिए, अब देखिए, अब एक आता है अपना परिवार के साथ, कौन सा समास आता है? अपना तत्पुरुष समास। कौन सा समास आता है? तत्पुरुष समास। अब ये पंचानन तो आप कर लोगे, एक दो देखिए, एक दो उदाहरण लिखिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे लिखिए चक्करपाणी, चक्करपाणी का क्या होगा? चक्करपाणी। चंद्रमौली, चंद्रमौली। अब देखिए, इनका आप बताइए कमेंट बॉक्स में भी, इनका समास विग्रह क्या होगा। चलिए, नंबर 6 और अंतिम करते हैं, कौन सा? अपना तत्पुरुष। कौन सा? तत्पुरुष समास। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया कि ये अपने परिवार के साथ आता है, इसका बहुत सारा परिवार है, लंबा चौड़ा परिवार है, परंतु अपने छोटे से रूप में इसको सीमित कर लेंगे। कैसे? देखिए, जिस समास का पहला पद गौण होता है, क्या होता है? गौण हो। क्या हो? पहला पद क्या हो? गौण हो। और दूसरा पद क्या होता है? और दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। चलिए, आगे चलते हैं। अब देखिए सर, दूसरा पद प्रधान कैसे? दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ तक लिख लिया सबने। अब देखिए, अब इसमें प्रथम पद तो क्या हो जाएगा? प्रथम पद तो हो जाएगा गौण, और दूसरा पद क्या हो जाएगा? प्रधान। कैसे? अब देखिए, आपने कारक किए हैं, मैंने कारक करवाए नहीं अभी तक, आगे वाली वीडियो में करवाऊंगा कारक। अब देखिए, कारक कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए पदन से, अधिकरण में पर, संबोधन है हरे, है ना, नानी ने, काकी के, रारी रे संबंधवाचक में आ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद? तत्पुरुष समास के 6 भेद। कौन से? अब देखिए, और बाकी तो कारक वाले आ जाते, यानी कि सारे कारक ही होते हैं। एक पहला कर्ता और लास्ट वाला संबोधन कारक है, वो इसका भाग नहीं है। और बाकी 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा? कर्म तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, संप्रदान तत्पुरुष समास। कौन सा समास? संप्रदान तत्पुरुष समास। उसके बाद अपादान
तत्पुरुष समास। कौन सा समास? अपादान तत्पुरुष समास। कितने हो गए? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। उसके बाद संबंध, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास। अब ये देखिए, ये इनके भेद हैं। कितने भेद हो गए? 1 2 3 4 5 6 पूरे हो गए भाई। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे इनके कारक चिन्ह हैं, यानी कि जब हम समास विग्रह करेंगे तो इनके जो चिन्ह आएंगे वो क्या कहलाएंगे? यही समास हो जाएंगे। जैसे कर्म का, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि यहाँ पर ये क्या होगा? अलग नहीं होगा, इसका मतलब है के साथ, यानी किसी चीज के साथ। अब नीचे उदाहरण लिखेंगे, आप बताएंगे कौन सा तत्पुरुष समास है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, के लिए अपादान, अपादान फिर से आ जाएगा। इसमें होता है अलग होने का भाव। कौन सा भाव? अलग होने का भाव, यानी कि किसी चीज से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है। बाद में अधिकरण, अधिकरण का चिन्ह है में या फिर पर, यानी किसी चीज के ऊपर या किसी चीज के अंदर। और संबंध, संबंध आप लिख ही लेना, काकी के, नानी ने, रारी रे, काकी के, नानी ने, नानी ने, और रा, री और रे। आई बात समझ में? अब ये डायग्राम है अपने तत्पुरुष समास के भेद। अब हम क्या करेंगे? अब इनके 2 2 3 3 एग्जाम्पल लिख लेंगे। साथ साथ में आप ध्यान देते जाइए कि कौन सा समास होगा, कर्म तत्पुरुष होगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा, अधिकरण तत्पुरुष होगा, संबंध होगा। चलिए लिखिए, उदाहरण लिख लीजिए साथ साथ में, और साथ साथ में इसको कर लेते हैं। चलिए लिखिए भाई, मतदाता। कौन सा? मतदाता। बाद में आप लिखिए गिरह कट। बाद में लिखिए मुँह मांगा, मुँह मांगा। उसके बाद लिखिए जन्म जात। इसके बाद लिखिए चिड़ी मार, चिड़ी ग्रह आगत, ग्रह आगत। राजपुत्र, राजपुत्र तो मैंने पहले ही लगा दिया था। चलिए आगे कुछ और उदाहरण लिख लीजिए, जैसे हथकड़ी, युद्ध भूमि, युद्ध भूमि, आप बीती, आप बीती, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, प्रेम सागर। कैसा सागर? प्रेम का सागर। ये तो बता ही दिया प्रेम का सागर। तो चलिए देखिए, अब मतदाता, मत को देने वाला, मत को देने वाला, मत को देने वाला, मत को देने वाला क्या कहलाता है? मतदाता कहलाता है। यहां पर कौन सा हो जाएगा? को किसका चिन्ह है? कर्म का है, तो कर्म तत्पुरुष समास। गिरह कट, गिरह, गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला क्या हो जाएगा? गिरह कट। अब देखिए मुँह मांगा, मुँह मांगा कैसे मांगा? मुँह से मांगा, मुँह से मांगा। तो से किसका है? से है कर्ण का और अपादान का। परंतु देखो मुँह से मांगा, तो मुँह ऐसा यानी मुंह को साइड में रख दिया और उसके बाद मांगा,
मुंह के साथ ही कुछ चीज मांगते हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष। अब देखिए आगे है जन्मजात, ये आप कमेंट में बताएंगे। चिड़ी मार, देखिए चिड़ी मार, चिड़ी, चिड़ी को मारने वाला। चिड़ी मार क्या होता है, चिड़ी को मारने वाला। आई बात समझ में। आगे देखिए ग्रह आगत, ग्रह को आगत, ग्रह, ग्रह को आगत, आगत, ये दूसरा री आएगा भाई, यहां पर ध्यान रखना कौन सा आएगा, ग्रह दो होते हैं। देखो अब देखो ये भी मैं आपको करवाऊंगा, एक तो होता है ग्रह, एक होता है ग्रह। अब देखिए ग्रह का अर्थ क्या होता है, जो अंतरिक्ष में ग्रह हैं, और ये ग्रह इसका अर्थ होता है घर। इसी प्रकार अनेक शब्द होते हैं, जैसे ऋषि, मुनि, तो ऋषि का अर्थ अलग होता है, मुनि का अलग होता है। तरणी, तरुणी, तरणी और तरणी, अवधि, अवधि, यानी कि एक छोटी मात्रा लग जाएगी, एक बड़ी लग जाएगी, इनका क्या हो जाएगा, अलग अलग अर्थ हो जाएगा। ये भी अपने डिटेल से पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। चलिए राजपुत्र, राजा का पुत्र, किसका पुत्र, राजा का पुत्र। अब देखिए ये किसका चिन्ह है, का, काकी के, रारी रे, नानी ने, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास। इस प्रकार देखिए हथकड़ी, तो हाथ के लिए कड़ी, किसके लिए, हाथ के लिए कड़ी। लिख लीजिए हाथ के लिए कड़ी, किसके लिए, हाथ के लिए कड़ी। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, यानी कि ये चीजें आपको खुद छांटनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगे तब आएगी। खुद, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध के लिए भूमि। आप बीती, आप बताएंगे। रणमुक्त कौन सा है, प्रेम सागर, प्रेम सागर मैंने आपको बता दिया, प्रेम का सागर। लिख लीजिए किसका सागर, प्रेम का सागर। अब देखिए प्रेम का सागर में कौन सा हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा समास का टॉपिक आज समाप्त हो गया, एक वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक करवाते हैं, आप कमेंट में बताओगे वही टॉपिक आगे करवा देंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। इस साइड आपको प्लेलिस्ट दिखेगी और इस साइड आपको मेरा लोगो दिखेगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको टच करके आप क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।